गरीब रेशमा अपने कमरे में सिलाई मशीन पर बैठकर ड्रेस सिल रही होती है और तभी अमीर देवरानी भारती अपनी ड्रेस लेकर आती है और अपनी जेठानी को दिखाते हुए कहती है, ये ड्रेस देख रही हो दीदी, कितनी सुंदर लग रही है। इसकी कीमत पता है? पूरे 15,000 रुपए। मैं तो अपनी पहली एनिवर्सरी पार्टी में यही पहनूंगी और देखना पूरी पार्टी में बस मैं चमकने वाली हूँ। हर एक आपको देखो, अपनी पहली सालगिरह में भी आप अपने लिए खुद अपनी पुरानी फटी साड़ियों से ड्रेस बना रही हो। ये कपड़ा तो मुझे अभी इतना गंदा लग रहा है, बनने के बाद कैसी होगी आपकी ड्रेस भगवान ही जाने। रेशमा और भारती की शादी की पहली सालगिरह आने वाली है, पर उस दिन के लिए जहां एक ही ससुराल में दो बहुओं में से एक ने इतने एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदी, तो वहीं एक बहू अपनी सालगिरह के लिए खुद ड्रेस बना रही है। आखिर ऐसा क्यों है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। बहू कहाँ रह गई तुम दोनों? शाम होने को है। माँ जी मैं तो आ गई हूँ, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? माँ जी मुझे तो लगता है दीदी को आने में अभी और टाइम लगेगा। बेचारी गरीब घर से है ना, उनके पास अच्छी ड्रेस हो ना हो, बेचारी सोच रही होंगी कि क्या डालूं। माँ जी मैं भी आ गई, चलिए मार्केट चलते हैं। बहू तेरा ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये वही सूट है ना जो तू 2 दिन पहले खुद बैठकर सिल रही थी? हाँ माँ जी। अपनी जेठानी के कपड़े देख भारती अंदर ही अंदर उससे जलने लगती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू मार्केट जाती हैं और वहां से ग्रोसरी का कुछ सामान लेकर घर आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन भारती रेशमा के सामने अपनी अमीरी का शो ऑफ करती है। ऐसे ही एक दिन, बहू कल कुछ मेरी सहेलियां आ रही हैं तुम दोनों से मिलने, तो अच्छे से तैयार हो जाना। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल टिप टॉप तैयार हो जाऊंगी। बस डर तो रेशमा जेठानी जी का है, पता नहीं उनके पास अच्छे कपड़े हैं या नहीं। वो गरीब है ना, पता नहीं मायके से कोई ढंग के कपड़े लाई भी हैं या नहीं। ऐसा नहीं है बहू, भले ही रेशमा बहू गरीब है पर वो अपने कपड़े बहुत अच्छे बनाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कल अच्छे से ही तैयार होकर आएगी। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और अगले दिन शांति की कुछ सहेलियां उसकी दोनों बहुओं से मिलने के लिए आती हैं। और जब शांति की सहेलियां भारती को देखती हैं तो वो कहती हैं, बहू तुम्हारी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है और इसमें तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनी हो। शुक्रिया आंटी जी मेरी तारीफ करने के लिए। हाँ वो ड्रेस तैयार हो जाएगी पर कपड़ा आपको देना होगा, और आप जिस तरह ड्रेस की बात कर रहे हैं उसकी सिलाई मैंने 1000 रुपए ली थी, पर आप मेरी जानकारी में हैं तो मैं कुछ कम कर दूंगी। रेशमा बात करके करुणा और गायत्री के पास आती है और शांति की दोनों ही दोस्त रेशमा के कपड़े देख उसकी तारीफ करती हैं। अब बहू तुम सिलाई करना जानती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या तुमने अपनी ये साड़ी खुद बनाई है? इसका ब्लाउज तो बहुत सुंदर है, कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है। माफ करना आंटी जी, मुझे आने में देरी हो गई और मैं अपने कपड़े खुद ही बनाती हूँ। मुझे अपनी सिली हुई ड्रेस पहनना ही ज्यादा पसंद है। तुम्हारी सिलाई तो मुझे भी बहुत पसंद आई, अब तो मैं तुमसे ही सिलाई करवाऊंगी। अपनी गरीब जेठानी की तारीफ सुनकर भारती का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शांति की दोनों ही बहुओं की शादी की पहली सालगिरह पास आ जाती है और भारती अपने पति से कहती है, सुमित हमारी पहली शादी की सालगिरह आ रही है, मुझे एक बहुत प्यारी ड्रेस चाहिए और माँ जी कह रही थी कि वो हमारी सालगिरह के लिए एक छोटी सी पार्टी रख रही है घर में, तो मुझे ऐसी ड्रेस दिलाना जिसे पहनकर पार्टी में बस मैं दिखूं। भारती मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुम्हें ड्रेस चाहिए तो तुम माँ के साथ चली जाना। तुम्हारे पास तो कभी समय नहीं रहता। भारती मुंह बनाकर बैठ जाती है। वहीं रेशमा विदेश में बैठे अपने पति से बात करती है। ये हमारी शादी की पहली सालगिरह है और आप नहीं है मेरे साथ। उसके लिए मुझे माफ करना, पर अब काम भी तो ज्यादा है, नहीं आ सकता। तुम सबके साथ एंजॉय करना, रोना नहीं। हाँ, इस तरह से रेशमा अपने पति से बात करके सो जाती है और अगले दिन सुमित खुद अपनी माँ से कहता है, माँ हमारी पहली शादी की सालगिरह आ रही है और भारती को एक प्यारी सी ड्रेस चाहिए जिसे पहनकर पार्टी में आई सभी लोगों की नजर सिर्फ उस पर ही रहे, तो क्या आप भारती को शॉपिंग करवा दोगी? हाँ बेटा क्यों नहीं, वैसे भी भारती के साथ रेशमा की भी तो पहली शादी की सालगिरह आ रही है। उसका पति नहीं है यहाँ, तो उसे अकेला फील ना हो, और ये पार्टी मैं अपनी खुशी से रख रही हूँ, तो मैं अपनी बहुओं को उनकी पसंद का ड्रेस जरूर दिलाऊंगी। अपने बेटे के कहने पर शांति अपनी दोनों बहुओं को अपने साथ एक बड़े से मॉल में ले जाती है और आज लग्जरी ड्रेस शॉप पर जाकर ड्रेस देखती है। माँ जी आप भारती से पूछ लो अगर उसे कुछ पसंद हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। जितने में ये ड्रेस बता रहे हैं इतने में मैं इससे अच्छी ड्रेस बना लूंगी। हाँ माँ जी मुझे भी यहाँ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर मेरे स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं है।
अगर तुम दोनों को कुछ पसंद नहीं आया तो हम किसी दूसरी बड़ी शॉप में चलते हैं। शांति अपनी दोनों बहू को मॉल में ही 2-3 और बड़ी शॉप में ले जाती है, जहां भारती को एक बहुत ही एक्सपेंसिव गाउन पसंद आता है। वाओ, ये ड्रेस कितनी प्यारी है, मुझे तो यही ड्रेस लेनी है। रेशमा बहू, तुम्हें कोई ड्रेस पसंद आई? नहीं माँ जी, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। माँ जी, दीदी को यहाँ पर कोई ड्रेस क्यों ही पसंद आएगी? वो 400-500 वाली चीज लेती है फुटपाथ से, भला महंगे ब्रांड इन्हें क्यों पसंद आने लगे? छोटी बहू, थोड़ा कम बोला करो। बड़ी बहू, अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो हम किसी दूसरी शॉप पर चलते हैं। नहीं माँ जी, हम सुबह से बस घूम ही रहे हैं और शायद भारती सही कह रही है, मुझे ये महंगे ब्रांड के कपड़े पसंद नहीं आने वाले, इसलिए मैं अपने लिए खुद कोई अच्छी सी ड्रेस बना लूंगी। अगर ऐसा है बहू तो ठीक है, पर तू मुझे बता दे तुझे कितने पैसे चाहिए और क्या सामान चाहिए। मैं तुझे सामान और पैसे दे दूंगी ताकि तू अपनी पसंद की ड्रेस बना सके। अगर किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे कि छोटी बहू को ब्रांडेड एक्सपेंसिव चीज दिला दी और बड़ी बहू को कुछ नहीं दिलाया। ठीक है माँ जी। अब शांति रेशमा के साथ कपड़ों के मार्केट में जाती है और अपनी बहू को ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा और जरूरत की चीज दिलवाती है। और अगली ही सुबह रेशमा मशीन पर अपनी ड्रेस सिलने के लिए बैठ जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद भारती अपनी ड्रेस लेकर आती है और अपनी जेठानी को दिखाती है और उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से 4 दिन बीत जाते हैं और रेशमा की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है और 5वें दिन उनकी शादी की सालगिरह का दिन आ जाता है। अरे बेटा, एक बार तू देख ले बहू तैयार हुई या नहीं, सारे मेहमान आ चुके हैं। माँ जी, मैं तो तैयार होकर आ चुकी हूँ, पता नहीं जेठानी जी को और कितना समय लगेगा। मैं तो कहती हूँ कि हम एनिवर्सरी केक काटने की तैयारी कर लेते हैं। लगता है उनकी ड्रेस तैयार नहीं हुई और वो कमरे में बैठकर दुखी हो रही हैं और पछता रही हैं कि काश वो भी मेरी तरह कोई एक्सपेंसिव एनिवर्सरी ड्रेस ले लेती। भारती, ऐसे मत बोलो। अगर भैया यहाँ होते और उन्होंने तुम्हारी बात सुनी होती तो बहुत नाराज हो जाते। वो तो भैया काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर गए हैं। अगर वो आज होते तो कितना अच्छा होता। सब लोग रेशमा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रेशमा अपना खुद का बनाया हुआ सुंदर सा वेस्टर्न ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है और उसकी ड्रेस देखकर आसपास खड़े सभी मेहमान भारती से उसकी जेठानी की तारीफ करते हैं। भारती, मानना पड़ेगा, तुम्हारी ड्रेस सच में बहुत प्यारी है और तुम्हारी ड्रेस को टक्कर देने वाली तुम्हारी जेठानी आ गई है। भले तुम्हारी ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव है, पर तुम्हारी जेठानी की ड्रेस ने साबित कर दिया कि महंगी ड्रेस भी खुद की कला के सामने फीकी पड़ जाती है। अगर इंसान के हाथों में हुनर हो तो वो सस्ते सामान से भी अच्छी चीज बना सकता है। अरे वो तो है, जब तक बड़ी बहू को नहीं देखा था तब तक तो छोटी बहू ही छाई थी, पर बड़ी बहू के आने से छोटी बहू की ड्रेस फीकी पड़ गई। मेरी भाभी है ही इतनी टैलेंटेड, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो तो है बेटा, मेरी बड़ी बहू भले ही गरीब है पर बहुत गुणी है। जेठानी जी की ड्रेस तो सच में मेरी ड्रेस से लाख गुना ज्यादा सुंदर लग रही है। काश कि मैं अपनी ड्रेस भी दीदी से सिलवाई होती तो आज लोग मेरी ड्रेस की भी ऐसे ही तारीफ कर रहे होते। शादी की सालगिरह की पार्टी में आए मेहमानों की बातें सुनकर भारती का मुंह बन जाता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी जेठानी की गरीबी का मजाक बनाती है। असल में जेठानी की ड्रेसिंग सेंस भारती से ज्यादा अच्छी है। इसी बीच काम से ब्रेक लेकर रेशमा का पति वीरेंद्र भी आ जाता है और अपनी पत्नी को सुंदर सी ड्रेस में देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है। अपने पति को देख रेशमा इतनी खुश होती है कि इमोशनल हो जाती है। फिर कुछ देर बाद दोनों जोड़े अपना अपना एनिवर्सरी केक कट करते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। और अगले दिन भारती अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, मुझे लगा था पूरी पार्टी में बस मैं ही चमकूंगी, पर आपकी एनिवर्सरी ड्रेस ने तो मेरी ड्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। क्या आप मेरे लिए भी अपनी तरह अच्छी ड्रेस बनाओगे? क्यों नहीं भारती? उस दिन के बाद फिर कभी भारती अपनी गरीब जेठानी का मजाक नहीं बनाती और दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मिलकर रहती हैं। हे विधाता, कहाँ सोया हुआ है तू? अरे हमारे गांव पर तरस खा। हम सब गरीब लोगों का गांव इस ठंड की बाढ़ की चपेट में आ गया है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते गांव को किसकी बुरी नजर लग गई है जो हमारे गांव में ठंड की बाढ़ कहरान पड़ी है। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। माँ, मुझको बहुत जोरों की ठंड लग रही है, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो, मुझको कहीं से लाकर कंबल उड़ा दो माँ।
किससे जाकर मांग कर लाऊं कंबल मेरे बच्चे? लगता है ये ठंड की बाढ़ हम गरीब गांव वालों की जान लेकर जाएगी। अचानक आसमान से भागलपुर के गरीब परिवारों पर बर्फ का बवंडर गिरने लगता है और देखते देखते ठंड से ठिठुर रहे बच्चे और बूढ़े लोग मौत की चपेट में आने लगे, जिसे देखकर गांव के बचे हुए जिंदा लोगों में हाहाकार मच जाता है। मदन, जिसकी बेटी भी ठंड से मर जाती है, वह अपनी छाती पीट कर रोने लगता है। रानी बेटी उठ, आंखें खोल मेरी बच्ची। सरला ये क्या हो गया? हमारी रानी नहीं रही, हमारी ही करनी हमारे आगे आ रही है। हमारे ही पापों के कारण हम ये भुगतान भुगत रहे हैं। इस हालातों के जिम्मेदार हम सभी लोग ही हैं। हमें अपने पाप का पश्चाताप करना होगा, वरना हमारा गांव नहीं बचेगा। हम सब लोग इस ठंड की बाढ़ में ठिठुर कर मर जाएंगे। आखिरकार भागलपुर के गांव वालों ने गुजरी हुई पिछली जिंदगी में ऐसा क्या किया है जो भागलपुर गांव पर भयंकर ठंड की बाढ़ पड़ रही है और लोग ठंड से मर रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। भागलपुर एक सुखद और समृद्ध गांव, जहां खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं। गांव के ज्यादातर लोग किसानी का काम करते हैं, खास करके कपास की। तो आधे लोग ठंड के मौसम में रुई की रजाई बनाकर बेचते थे, जिससे वो लोग 2 वक्त की रोटी भरपूर से परिवार के साथ खा रहे थे। हर परिवार में खुशी थी। पुष्पा, ओ पुष्पा, और कितनी देर लगेगी खाना तैयार होने में? तुमको पता है ना, जाड़े के मौसम में मुझको जरा ज्यादा ही भूख लगती है, तो तुम खाना जल्दी बना लिया करो। जी बस बन गया, 2 मिनट में परोस रही हूँ। ये लो, आज मैंने गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी और मीठे में गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह मेरी धर्मपत्नी, क्या बात है। मैं तुमको बोलने ही वाला था कि आज मीठे में गाजर का हलवा बना लेना, खाने का बड़ा मन कर रहा है, और तुमने बना भी दिया। अरे वही पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी। जी बस कीजिए, अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए, खाना खाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। चेतन जैसे ही खाना शुरू करता है, तभी ठंड में कांपता हुआ एक कुत्ता उसके दरवाजे के बाहर आकर पूंछ हिलाते हुए कांव कांव करने लगता है। दोनों मियां बीवी कुत्ते को देखकर बड़बड़ाने लगते हैं। ये कुत्ते के बच्चे भी ना चले आते हैं दुम हिलाते हुए। अजी तुम खाओ, मैं इस कुत्ते को भगाती हूँ। चल हट हट भाग। ठंड में ठिठुरता हुआ कुत्ता दरवाजे से नहीं जाता तो पुष्पा निर्दयी दिल से उसे एक छड़ी से मार मार कर भगाने लगती है। कुत्ता कांय कांय करने लगता है। तभी चिंटू कुत्ते को रोता देखकर रोने लग जाता है और उससे लिपट कर बोलता है, मम्मी मम्मी मम्मी, शेरू को मत मारो, मेरे शेरू को मत मारो। देखो वो भूखा है, उसे रोटी दे दो, वो रो रहा है। चिंटू तू इस खुजली वाले कुत्ते से दूर रह, ये बीमार है। पुष्पा दरवाजा बंद कर देती है। जैसे जैसे रात होती है, कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही थी और कुत्ता गांव के जिस किसी के भी दरवाजे पर जाता, कोई डंडा मारता तो कोई उसको दुत्कार कर भगा देता है। बेचारा कुत्ता रात भर ठंड की बर्फबारी में कांपते कांपते मर जाता है। अगली सुबह जब कमला अपना दरवाजा खोलती है तो कुत्ते को अपने दरवाजे के आगे मरा हुआ पाकर कुड़कुड़ाने लगती है। ये भगवान, राम 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 राम, इस कमबख्त कुत्ते के पिल्ले को मेरे घर के आगे ही मरना था। ओ जी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, अच्छी खासी नरम नरम रजाई के अंदर में सो रहा था, जगा दिया। अरे देखो हमारे घर के आगे कुत्ता मर गया है, इसको जाकर मिट्टी में दफना दो। सुरेंद्र उस कुत्ते को मिट्टी में डाल देता है। भागलपुर गांव में सब लोग ऐसे ही थे। भगवान ने उन्हें अच्छे हालातों में रखा था, इसके बाद भी वह अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जानवर या गरीब व्यक्ति को एक रोटी भी नहीं खिलाना चाहते थे और ना किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते थे। तभी एक दिन एक जोगिया बाबा गांव के अंदर आते हैं और भजन गाते हुए द्वार द्वार जाते हैं। उनके शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था, ठंडी हवाएं रोए सिहरा रही थीं। तभी वहां सरला और मदन के दरवाजे पर आते हैं। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। अरे द्वार पालो। ये कौन है हमारे घर के बाहर आकर शोर मचा रहा है? देख कर आती हूँ। सरला शक्ल बनाकर दरवाजे पर आती है।
बेटी, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, बहुत भूखा हूँ। बाबा को 2 रोटी खिला दो और कोई कंबल या चादर हो तो मुझे दे दो। बड़ी ठंड पड़ रही है और मुझे और दूर जाना है। अरे बाबा, अब जैसे बाबा को मैं अच्छे से समझती हूँ, ठंड का मौसम हो या गर्मी, झोला उठाकर भिक्षा मांगने चले आते हो। हमारे पास क्या अनाज का भंडार भरा है। चलो चलो, अच्छा भला मैं आग तपते हुए मीठे मीठे मूंगफली खा रही थी। ठीक है बेटी, मैं चाहता हूँ, ईश्वर तुम्हारा भला करे। बाबा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहाँ सुरेंद्र और दिनेश रुई धुन कर रजाई बना रहे थे। अरे क्यों सुरेंद्र काका, इस बार तो हमारे कपास के खेतों में बहुत ही ज्यादा कपास की पैदावार हुई है। इस बार तो हम अपनी रजाई मोटे रेट पर ही बेचेंगे। आखिर ये ठंड का मौसम मुनाफा कमाने के लिए ही तो बना है। हाँ भाई दिनेश, वैसे इतनी मोटी मोटी रजाई तो महंगी रेट पर ही बिकेंगी। तभी बाबा भयंकर ठंड में कपकपाता हुआ वहां आकर बोलता है। अरे जरा सुनो भाई, क्या तुम मुझे एक रजाई दे सकते हो? ठंड के मारे मेरी हड्डियां भी सुन्न पड़ रही हैं। अरे ओ बाबा, हमने यहाँ दान पुण्य करने का काम नहीं शुरू कर रखा है। पैसा है तो रजाई लो, वरना आगे बढ़ो। इस तरह गांव में से कोई भी मदद नहीं करता। इसके बाद बाबा एक ईश्वर का रूप लेते हैं और गांव को श्राप देते हैं। तुम सारे के सारे गांव वाले पत्थर दिल के हो। तुम अपने सुख के लिए ईश्वर की दुहाई देते हो, लेकिन किसी भी गरीब जरूरतमंद की मदद नहीं करते। इसीलिए मैं श्राप देता हूँ, इस गांव में ठंड का सैलाब आ जाएगा। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है तुमसे छीन लिया जाएगा और ये पूरा का पूरा गांव गरीब हो जाएगा। इतना बोलकर ईश्वर गायब हो जाते हैं। इसके बाद गांव में श्राप का असर शुरू हो जाता है। सबके घरों से अनाज के भंडार गायब हो जाते हैं। सबके शरीर से गर्म कपड़े फटे कपड़ों में बदल जाते हैं और गांव में आसमान से बर्फबारी की बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग ठंड में कांपने लगते हैं। सभी के शरीर का खून जमने लगता है। हे भगवान, ऐसी ठंड तो आज से पहले कभी नहीं देखी। लगता है कोई भयंकर आपदा आने वाली है। सब लोग अपने अपने घरों में छिप जाओ, इस बार का जाड़ा जानलेवा है। सब लोग अपने घरों के अंदर आ जाते हैं। दिन रात गांव में ठंड की बाढ़ होती ही रहती है, इसलिए कोई भी काम पर नहीं जा पाता है। लोगों के घर में भुखमरी छा जाती है। बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं और बुजुर्ग ठंड के मारे कांपने लगते हैं। माँ, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, ठंड भी लग रही है। हमारी मूंगफली वाली रजाई कहाँ है? मुझको उड़ा दो ना, मुझको खाना खिला दो माँ। सरला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। कहाँ से रजाई लाकर उड़ाऊं तुझे? मेरी बच्ची, हमारा सारा गांव गरीब हो गया है। अरे कमला, मैं नहीं बचूंगा। ये ठंड की बाढ़ मुझको ले भी देगी। ऐसी बात मत बोलो जी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। तभी एकदम से बर्फबारी के तूफान में सभी गांव वालों के घर उजड़ जाते हैं और सब लोग बेघर होकर ठंड में कपकपाते हुए मरने लगते हैं। जाने अनजाने में हम सब के सब गांव वालों ने बड़ा पाप किया है। हमें अपने गुनाहों का पश्चाताप करना होगा ताकि ऊपर वाला हम पर तरस खाए। पूरा का पूरा गरीब गांव ईश्वर की गुहार लगाने लगते हैं। तभी वही बाबा गांव के अंदर प्रकट होते हैं। क्या हुआ? क्यों पुकारा? क्यों पुकारा तुम गांव वालों ने मुझको? हे ईश्वर, हम गांव वालों से बड़ी भूल हो गई है। हम अपने स्वभाव के लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाएंगे। हम पर तरस खाइए, हमारे गांव के हालातों को बदल दीजिए, इस ठंड की बाढ़ को रोक दीजिए। ठीक है, इसलिए कि तुम लोगों के दिल में अब इंसानियत की भावना जाग गई है, मैं इस गांव को फिर से खुशहाल और समृद्ध गांव बना दूंगा। इतना बोलकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी उनके हाथों से रोशनी निकलती है और गांव पहले की तरह सामान्य, सुंदर और समृद्ध हो जाता है। और अब गांव के लोग मददगार हो जाते हैं। वो अपने गांव में जानवरों के पानी पीने के लिए नदी तालाब बनवाते हैं और जानवरों को ठंड के मौसम में कंबल और चादर उड़ाते हैं। उनके लिए पुआल का घर भी बनवाते हैं और अपने दरवाजे पर आने वाले जरूरतमंद को दान भी करते हैं।